नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। एक नजर डालेंगे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले प्रश्न, जो बहुत ही उपयोगी होंगे आप सभी विद्यार्थियों के लिए। आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलते हैं, आज डिस्कशन करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर में आने वाले आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं कि प्रश्न को एक-एक करके डिस्कस करेंगे और आप लोग भी हमारे साथ मदद करेंगे कि कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आप लोग भी आंसर हमारे साथ-साथ देंगे तो बेहतर लगेगा दोस्तों। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने पहला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। कौन सी सुविधा आपको विभिन्न पृष्ठ शैलियों को परिभाषित करने की अनुमति देती है, जैसे बाएं और दाएं पृष्ठ या किसी अध्याय का पहला पृष्ठ? दोस्तों, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो थ्योरी होती है, जो लैंग्वेज होती है, वो बहुत ज्यादा कई बार डिफिकल्ट हो जाती है। यानी आप लोगों को कई बार उस प्रश्न को समझने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई विद्यार्थी इंग्लिश में कई वर्डिक्ट के रूबरू नहीं हो पाते और कई बार हिंदी के वर्डिक्ट्स को नहीं समझ पाते। जैसे यहाँ पर कई सारे अलग अलग वर्ड आपको नजर आ रहे हैं। कौन सी सुविधा, यानी विच ऑफ द फीचर, यानी कौन सा ऐसा फीचर है जो आपको विभिन्न पृष्ठ यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेजेस, शैली मींस स्टाइल को बोल रहा है यहाँ पर, को परिभाषित करने की अनुमति देता है। यानी डॉक्यूमेंट पर अलग अलग स्टाइल को डिफरेंशिएट करना यानी एलेबोरेट करने के लिए कौन सा विकल्प है जो अनुमति देता है, जैसे बायां और दाएं पृष्ठ या किसी अध्याय का पहला पृष्ठ यानी किसी चैप्टर का फर्स्ट पेज। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मैनुअल ब्रेक। मैनुअल ब्रेक यानी आप, हमारे पास दो प्रकार के ब्रेक होते हैं दोस्तों, एक होता है पेज ब्रेक और एक होता है सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक को हम मैनुअल ब्रेक भी बोलते हैं कि आप जहां से भी अपना कर्सर पोजीशन से जहां से भी पेज को तोड़ना चाहेंगे यानी ब्रेक करना चाहेंगे, कंट्रोल एंटर दोस्तों इसकी शॉर्टकट कमांड होती है, वहां से आप अपने पेज को ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को नेक्स्ट पेज पर पहुंचा सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के स्टाइल देने के लिए, जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्रेक का महत्वपूर्ण विकल्प है ब्रेक के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। एमएस एक्सेल 2019 से प्रश्न है, डेटा शीट का डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है? दोस्तों, डिफॉल्ट फॉन्ट की जहां बात हो रही है, फॉन्ट से तात्पर्य है फॉन्ट फेस से। फॉन्ट फेस क्या होता है? यानी आपके लेखन कार्य का चेहरे को यह फॉन्ट फेस कह रहा है। या जैसे आप लोगों ने कई सारे फॉन्ट फेस सुने होंगे, जैसे कैलिबरी हो गया, जैसे अल्जीरियन हो गया, जैसे टाइम्स न्यू रोमन हो गया, मंगल हो गया। बहुत सारे ऐसे अलग अलग फॉन्ट हैं जो आपने सुने होंगे दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, वो फॉन्ट है फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस चार आपको दे रखे हैं। एरियल 11 पॉइंट यानी पीटी से संबोधित करते हैं आप फॉन्ट के साइज को। एरियल ब्लैक है यहाँ पर 11 पॉइंट के साथ, कैलिबरी है 11 पॉइंट के साथ और टाइम्स न्यू रोमन है आपका 11 पॉइंट के साथ। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि आप लोग सभी प्रकार के माइक्रोसॉफ्ट के संस्करण से रूबरू होंगे। तो दोस्तों 2003 के संस्करणों में अब तक जितने भी फॉन्ट फेस थे, वो फॉन्ट फेस था आपका टाइम्स न्यू रोमन। लेकिन 2003 के बाद जितने भी आपके संस्करण देखने को मिले, 2007 मिला, 2010 मिला, 2013 मिला, इन सभी के फॉन्ट का जो फेस है दोस्तों वो कैलिबरी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कैलिबरी। और दोस्तों, फॉन्ट का जो साइज है वो फॉन्ट का साइज होगा आपका 11 डिफॉल्ट रूप से। तो 11 फॉन्ट का साइज है और कैलिबरी फॉन्ट का फेस होगा। चाहे आप बात करें 2007 वर्जन की या 2010 वर्जन की या 2019 वर्जन की, तो इन सभी में ये सब एडवांस ऑफिस के संस्करण है। एमएस एक्सेल में कैलिबरी इज अ डिफॉल्ट फॉन्ट फेस। अगले चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न नेटवर्क से है। मिक्सअप क्वेश्चन डाले हैं मैंने कि पेपर में प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो प्रश्न को पढ़ते हैं कि किस नेटवर्क के लिए सबनेट मास्क 255.255.31.0 है? निम्न में से कौन सा आईपी एड्रेस
के पेयर इस नेटवर्क से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये रेंज होती है, आपको इसकी नेटवर्क की क्लास पढ़नी पड़ेंगी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई जो संरक्षित रखी गई है। तो दोस्तों इसका सिंपल सिंपल से जो आईपी एड्रेसेस होते हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ता है, और जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है डी, यानी 28.8.129 से 43 और 128.8.161.55 इज द करेक्ट आंसर। जो सबनेट मास्क इसके लिए बेहतर पेयर है आईपी एड्रेसेस का, तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी होगा। आगे प्रश्न चलते हैं दोस्तों। हमारे सामने यहाँ पर दो कथन है, यानी दो स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यानी कौन सा स्टेटमेंट सही है इसके बारे में बात करेंगे। S1 पढ़ते हैं, एक विषम जातीय, विषम जातीय मतलब दोस्तों होता है ऑड वितरित डेटाबेस। वितरित का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, यानी एक ऑड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में सभी साइटें समान डीबीएमएस और समान ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करती हैं। यानी ये बोल रहा है ऑड है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, लेकिन वो सभी प्रकार की समान साइटें और डीबीएमएस यानी सभी समान प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कर रहा है। तो दोस्तों ये कथन कुछ हमें ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि ऑड भी है और वो सिमिलर टाइप के यानी समान डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहा है। S2 पढ़ लेते हैं, एक सजातीय, सजातीय बोले तो सिमिलर यानी सम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जिसमें विभिन्न साइटों को अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम और डीबीएमएस उत्पाद और डेटा मॉडल होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। यानी दोस्तों ये उल्टी बात कह रहा है, यानी विषम में इसने समान कह दिया और सम में इसने अलग अलग कह दिया। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन गलत हैं, क्योंकि ये होना था कुछ इस तरीके से, सजातीय वितरित डेटाबेस में सभी साइटें समान डेटाबेस और ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करती हैं, और एक विषम जातीय वितरित डेटाबेस में विभिन्न साइटों में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम और डीबीएमएस उत्पाद और डेटा मॉडल होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा कोई नहीं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न की तरफ एक नजर मार लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिनी डिन कनेक्टर है जिसका उपयोग कीबोर्ड और माउस को पीसी संगत कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर डिन कनेक्टर की बात करें तो ये पुराने जमाने के कनेक्टर थे जिनको आप डिन कनेक्टर के नाम से जानते हैं। आजकल के जो लेटेस्ट कनेक्टर हैं दोस्तों वो यूएसबी पोर्ट कनेक्टर कहलाते हैं। जो आजकल आप लोग जिस तरीके के माउस और कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो यूएसबी टाइप सी पोर्ट, टाइप ए पोर्ट के कनेक्टर होते हैं, टाइप ए पोर्ट कहलाते हैं। दोस्तों हमारे जो पुराने टाइम पर जो कनेक्टर यूज होते थे वो सब PS2 पोर्ट बोला जाता था, जिसमें दोस्तों एक वो सर्किल की संरचना में यानी गोल सा होता था वो, और उसके अंदर कुछ पिन्स होती थी जिस कनेक्टर को डिन कनेक्टर बोला जाता था। तो ओल्ड मॉडल में यानी जो आपने बड़े बड़े डेस्कटॉप देखे होंगे उसमें पुराने जमाने की पुरानी तकनीक है जिसको डिन कनेक्टर के नाम से आप जानते हो। उस माउस कीबोर्ड को पिन को हम PS2 कनेक्टर पिन्स बोलते हैं। तो दोस्तों लेटेस्ट जमाने के जो है वो आप समझ लें, वो है आपका यूएसबी टाइप ए पोर्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस, मेमोरी, आउटपुट या सेकेंडरी स्टोरेज? दोस्तों स्कैनर का काम क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा विभिन्न प्रकार की फोटोकॉपी की दुकानों पर एक प्रिंटर के ऊपर एक शीशे का समतल एक प्लेटफॉर्म होता है जो कांच का होता है, जिसके पृष्ठ पर आप अपना किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट रखते हैं, उस कवर को फ्लैप को बंद करते हैं और जब आप बटन प्रेस करते हैं तो एक लौह बिंब यानी प्रतिबिंब यानी लेजर बीम के माध्यम से आपके डेटा यानी वो जो आपने डेटा जो कागज रखा है उसको वो स्कैन करती है। स्कैन करने के बाद उसे जो भी वो जिस फॉर्मेट में जिस हैंडराइटिंग में वो रीड करेगी उस हैंडराइटिंग में वो प्रिंट आउट कर देती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर स्कैनर का प्रयोग फोटोकॉपी की दुकान पर आप लोगों ने देखा होगा। दूसरा स्कैनर का एक महत्वपूर्ण प्रयोग और भी किया जाता है कि आपको कोई दस्तावेज जो आपका हार्ड कॉपी में है, जैसे आप देखते हैं कि कोई भी आपका दस्तावेज है जो पेपर के फॉर्मेट में होता है, हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट को आपको एज ए सॉफ्ट कॉपी क्या होती है दोस्तों, जो आपको स्क्रीन के अंदर दिखाई देती है। तो उस हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों वो होती है स्कैनर के माध्यम से,
स्कैनर के ऊपर आप अपनी हार्ड कॉपी रखते हैं, जिसे वो स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर पहुंचा देता है, यानी कंप्यूटर के अंदर इनपुट करा देता है, यानी कंप्यूटर में प्रवेश करा देता है। तो इसीलिए स्कैनर हमारी एक इनपुट डिवाइस हो गई दोस्तों। तो इनपुट डिवाइस इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। व्यवसायिक उपकरण यानी बिजनेस टूल, जैसे अब बिजनेस टूल शामिल है जो संचार, प्रबंधन यानी डेटा ट्रांसफर मैनेजमेंट, क्लाउड स्टोरेज और नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में विकास के लिए आवश्यक होते हैं। दोस्तों एक बिजनेस का एक टूल है, यानी बिजनेस ओरिएंटेड टूल है, जो नेटवर्क बेस पर यानी कम्युनिकेशन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, क्लाउड स्टोरेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गूगल अकाउंट, गूगल ड्राइव, जी स्टैंड फॉर गूगल से है, यानी जीमेल या जी सूट। तो आप लोग सोचिए इस पर क्या विचार कर रहे होंगे आप लोग। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूं, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो जी सूट है, जो आपने शायद इससे पहले नहीं सुना। दोस्तों गूगल अकाउंट में आप जीमेल कर सकते हो, डेटा आप आदान प्रदान, मेल इनबॉक्स में मेल प्राप्त कर सकते हो, सेंड में सेंड, कंपोज मेल से मेल तैयार कर सकते हो। जीमेल अकाउंट में आप अकाउंट क्रिएट करके मेल एड्रेस के थ्रू आप विभिन्न प्रकार के डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। गूगल ड्राइव में आप जीमेल अकाउंट से अकाउंट बनाकर किसी प्रकार के डेटा को सुरक्षित कर सकते हैं, जिसका स्टोरेज जो होता है वो 15 जीबी का स्टोरेज आपको मिलता है। जी अकाउंट आपको मैंडेटरी होता है। जीमेल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मेल करने के लिए। जी सूट दोस्तों एक प्रकार का टूल है, बिजनेस टूल है, जिसमें आप विभिन्न प्रकार की कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, मैनेजमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी प्रकार का डेटा आप बना सकेंगे, यानी क्लाउड स्टोर कर सकेंगे। आप क्लाउड में डेटा संचार के लिए, कम्युनिकेट के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी कम्युनिकेशन करने के लिए और डेटा को सुरक्षित करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए उपयोग किया जाता है? मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन के लिए उपयोग किया जाता है मल्टीप्लेक्सर, मॉडेम, गेटवे और आपका यहां पर हो गया प्रिंटर। तो दोस्तों यहां पर चार विकल्प हमारे सामने हैं। मल्टीप्लेक्सर हो गया, मॉडेम हो गया, गेटवे हो गया और आपका प्रिंटर हो गया। दोस्तों मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की अगर मैं बात करूं तो मॉड्यूलेशन काम करता है, यानी मॉडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, यानी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए हम मॉडेम का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसमें साफ साफ शब्दों में बोल रखा है कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेटर वाले कार्य कौन करता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मॉडेम, यानी मॉडेम ही हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की जो प्रक्रिया है वो मॉड्यूलेशन कहलाती है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं, यानी डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन, एनालॉग टू डिजिटल डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो गया हमारा मॉडेम। तो दोस्तों मॉडेम हमारी बोथ डिवाइसेस का हिस्सा है दोस्तों, ना वो इनपुट का भी काम करती है, वो आउटपुट का भी काम करती है। तो मॉडेम इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा नो एसक्यूएल का प्रकार नहीं है? एच बेस, क्यू बेस, काउच डीबी और मैंगो डीबी। दोस्तों आप लोगों ने शायद ये नाम सुने होंगे, एच बेस, काउच डीबी, मैंगो डीबी, ये सारे नो एसक्यूएल के प्रकार हैं। बट क्यू बेस हमारे पास एक ऐसा नाम है जो नो एसक्यूएल का भाग नहीं है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का भाग नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आईबीएम द्वारा फोर्ट्रॉन कब विकसित किया गया? दोस्तों फोर्ट्रॉन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। फोर्ट्रॉन आईबीएम के द्वारा इसको बनाया गया था 1954। ये दोस्तों इस तरीके के प्रश्न जरूर एक तरीके आपको पेपर में देखने को मिलेंगे जो इतिहास रिलेटेड होंगे, यानी ये आईबीएम का फोर्ट्रॉन को विकसित करने वाला एक ईयर है, वो जो आंसर है वो है 1954, यानी 1954 में हमने आईबीएम ने इसको विकसित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1954। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक्सएमएल के बारे में गलत है? एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म। ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सएमएल को डेटा ले जाने के लिए डिजाइन किया जाता है,
XML प्रीडिफाइंड टैग का उपयोग करता है, XML डेटा को प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर करता है, XML एक्सटेंसिबल है। दोस्तों गलत कथन बताना है। तो एक्सटेंसिबल है, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML डेटा को प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर करता है, ये भी करेक्ट है। XML को डेटा ले जाने के लिए डिजाइन किया जाता है। XML प्री डिफाइंड टैग का उपयोग करता है। दोस्तों XML के लिए ये कथन गलत है कि XML प्री डिफाइंड टैग का उपयोग नहीं करता। ये कथन इसमें बोल रहा है करता है, तो इसके बारे में, XML के बारे में ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। तो गलत कथन दोस्तों बड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों में रिवीजन 5.1 आ चुका है आपके पेपर्स में, यानी गलत है, कौन सा गलत है ये पूछते हैं। तो गलत वाली बात पता होने के लिए दोस्तों सही वाली बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, और ये आप तभी बता पाएंगे जब आपको पूरा टॉपिक हूबहू क्लियरली पता हो, या आपको विजिबल हो, या आप समझे में वो बात। डेटा अखंडता का अर्थ है संग्रहित डेटा के प्रथम पहुंच प्रदान करना, बी है डेटा की शुद्धता और संगतता सुनिश्चित करना, डेटा साझाकरण प्रदान करना, या इनमें से कोई नहीं। अखंडता बोले तो डेटा की अखंडता यानी दृढ़ता, अखंडता यानी अखंड भारत, तो आप समझ सकते हैं डेटा की शुद्धता और संगतता सुनिश्चित करने से डेटा अखंडता का अर्थ, यानी यहां पर जो हमारा राइट आंसर है वो है बी, डेटा की शुद्धता यानी डेटा की प्योरिटी, और डेटा की संगतता यानी कंसिस्टेंसी यानी सिमिलैरिटी, संगतता सुनिश्चित करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डेटा अखंडता, इसी से संबंधित होगा। तो इसका राइट आंसर बी है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषक के लिए यानी सेंडर, प्रेषक बोले तो दोस्तों सेंडर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषक के लिए एक संचार प्रोटोकॉल है, यानी मेल भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल सभी लोगों को बहुत आसानी से पता होगा। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आप मेल सेंड करते हैं तो आप, जब किसी भी को मेल प्रेषक को संचार प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी मेल भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है वो SMTP होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई बार पेपरों में पूछा जाता है। SMTP इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग सेल की रेंज में किसी आइटम को फाइंड करने के लिए किया जाता है और फिर रेंज में उस आइटम की रिलेटिव पोजीशन लौटाने के लिए किया जाता है। दोस्तों यहां पर एक्सेल के फॉर्मूले से प्रश्न है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में विभिन्न प्रकार के फॉर्मूले तथा फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों सेल की रेंज आइटम को फाइंड करना, तो दोस्तों यहाँ पर एक फंक्शन है मैच। मैं आपको एक बात बता दूं, यानी वी लुकअप का प्रयोग तो वर्टिकल बैलेंस शीट में डेटा को फाइंड करने के लिए करेंगे, लुकअप का किसी निश्चित डेटा को फाइंड करने के लिए करेंगे, चूज कोई फॉर्मूला नहीं होता। मैच की अगर बात करें तो मैच फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैच काम करेगा हमेशा इंडेक्स के साथ। तो इंडेक्स बोले तो एक पर्टिकुलर रेंज, और उस रेंज के अंदर कोई इंपॉर्टेंट डेटा है उसको मैच कराएगा किसी दूसरे कॉलम से। इसकी कंप्लीट प्रैक्टिकल क्लास में लेके आऊंगा, फॉर्मूले आपको सिखाऊंगा। यानी दोस्तों आप इतना समझिए कि बैलेंस शीट में किसी डेटा के सिमिलर टाइप का जो डेटा है उसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे मान लीजिए आपका जो डेटा है उसमें एक कॉलम में लिखा है नाम, स्टूडेंट नेम, आईडी, फादर्स नेम, मदर्स नेम और फी। तो आप किसी एक स्टूडेंट का नाम जानते हैं, मान लीजिए रमेश, और आप ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि रमेश की कितनी फीस जमा है। तो जो स्टूडेंट का नाम था रमेश वो है ए कॉलम में, यानी इंडेक्स हो गया हमारा ए कॉलम, और डेटा फाइंडिंग करना है वो है ई कॉलम में यानी फीस। तो दोस्तों आप मैच फंक्शन के माध्यम से रमेश की सिमिलर टाइप ऑफ इंडेक्स से मैच फंक्शन लगाकर यह उत्तर ज्ञात कर सकते हैं कि कितनी सैलरी कितनी फीस जमा करी है रमेश ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैच। मैच एक फंक्शन होता है दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला और फंक्शन एक ही बात है, दोनों एक ही को कहते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, शीट के सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए किस कुंजी फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, यानी एडिट सेल की बात कर रहा है। एक्सेल में किसी भी प्रकार की शीट को
किसी भी प्रकार की शीट को अगर किसी प्रकार के सेल को आपको अगर एडिट करना है तो आप कुंजी दबाएंगे F2, यानी F2 कुंजी से आप अपने किसी भी सेल के डेटा को एडिट कर सकते हैं, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसे डिलीट भी कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की एडिटिंग कर सकते हैं। तो F2 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों। जब किसी वेब ब्राउजर द्वारा HTML फाइल का अनुरोध किया जाता है तो वह अनुरोध, यानी जब जब कोई वेब ब्राउजर HTML से रिक्वेस्ट करेगा तो वो डिफॉल्ट रूप से किसके रूप में किया जाता है? तो दोस्तों गेट के, पोस्ट के, पुट के या फाइंड के। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है HTML, जब भी वेब ब्राउजर HTML फाइल का जो अनुरोध करेगा तो वो गेट के द्वारा करेगा, यानी गेट इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों। 8051 आधारित माइक्रो कंट्रोलर में बिट असेंबल मेमोरी में कितने बाइट मौजूद होते हैं? 8051 एक प्रकार का माइक्रो कंट्रोलर है जो दोस्तों अलग अलग प्रकार के लिए डिफरेंट वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर ये दिमाग होता है दोस्तों जो किसी निश्चित कार्य के लिए बनाया जाता है। तो 8051 कितने बिट का उसमें आपको माइक्रो कंट्रोलर, कितने बिट की असेंबली मेमोरी कितने बाइट में मौजूद होती है? तो आंसर है 16 बाइट में मौजूद होती है। IPv6 एड्रेस कितना लंबा होता है? 32 बिट का, 64 बिट का, 128 बिट का या 128 बाइट का? तो देखिए दोस्तों सी और डी में काफी कंफ्यूजन है, एक जगह बिट है, एक जगह बाइट है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। 128 बिट का होता है IPv6 एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एड्रेस। कितना लंबा होता है दोस्तों? 128 बिट का होता है। आगे चलते हैं। अर्धयोजक सर्किट यानी हाफ एडर की बात हो रही है दोस्तों। बहुत कठिन हिंदी के डिफिकल्ट शब्द मौजूद होते हैं जिसको आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा अपने इम्तिहान में, अपने एग्जाम में। दोस्तों हाफ एडर की बात हो रही है। हाफ एडर सर्किट को साकार करने के लिए आवश्यक नैंड गेटों की संख्या। दोस्तों जब हाफ एडर क्रिएट होता है तो वो पूछ रहा है इसमें कितने नैंड गेट लगते हैं। तो मैं एक उदाहरण से आपको समझाऊंगा। इसमें 5 एडर का प्रयोग, 5 नैंड गेट लगते हैं। तो 5 नैंड गेट होते कैसे हैं? तो आप ये इस इमेज में देख पा रहे हो। तो यहाँ पर आप नैंड गेट देख रहे हो, ये हाफ एडर यूजिंग नैंड गेट है। ये हाफ एडर का एक डायग्राम आपके सामने है। ए का इनपुट ए बार, बी का इनपुट तो ये कैरी ले रहा है और इसने सम करके दिया। तो आप जब भी हाफ एडर का प्रयोग करेंगे नैंड गेट के लिए, नैंड गेटों की संख्या 5 नैंड गेट लगाने पड़ेंगे हाफ एडर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5। यानी कभी भी हाफ एडर क्रिएट होगा तो उसके अंदर नैंड गेट की संख्या 5 होगी। Which of the following method can be used to organize notes for interpreting and information? Flowchart, translation devices, neither one, neither two, only one. दोस्तों इंटरप्रेट करते हैं यानी अपनी बात को इंटरप्रेट यानी बताने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, एलेबोरेट करने के लिए। यानी आप ऐसा और व्यवस्थित क्रम अपने लेखन कार्य का, अपने मेथड का जो आसानी से सामने वाला व्यक्ति उसे समझ पाए। तो दोस्तों बहुत आसान सा आंसर है कि हमारे पास फ्लो चार्ट एक ऐसा मेथड है जिससे हम अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो इजीली बताएगा कि कौन सा किसके बाद भाग कौन सा आ रहा है, कौन किससे रिलेट कर रहा है, कौन किसका पार्ट है। ये सारी बातें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। तो इसका राइट आंसर फ्लो चार्ट है। आगे देखते हैं दोस्तों। पावर पॉइंट से एक प्रश्न है। पावर पॉइंट में एलिप्स मोशन एक पूर्व निर्धारित है। एलिप्स मोशन पूर्व निर्धारित यानी ऑटोमेशन पहले से ही पूर्व निर्धारित है, बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। एलिप्स मोशन के नाम का आपको एक एनिमेशन देखने को मिलेगा जो आप किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट या किसी भी प्रकार के लेखन कार्य या किसी भी प्रकार की इमेज पर लगा सकते हैं। जब आप उन्हें स्लाइड को चलाएंगे यानी स्लाइड को ऑन करेंगे, मूव करेंगे, तो आपका लेखन कार्य ऑब्जेक्ट या इमेज एनिमेशन के रूप में मूव करता हुआ आपको प्रदर्शित होगा, नजर आएगा। तो एक ऐसी व्यवस्था है जो आपके लेखन कार्य ऑब्जेक्ट पे स्टाइल प्रदान करता है, प्रेजेंटेशन देते वक्त काफी सुंदर दिखाई देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी कि यहाँ पर जो आंसर्स फ्लोट हो रहे हैं वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो दोस्तों ये भी एक प्रथा है, ये प्रक्रिया है एनिमेशन की। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर आ रहा है राइट आंसर में, ये व्यवस्था भी एनिमेशन की ही एक प्रकार की व्यवस्था है। तो एलिप्स मोशन
एक प्रकार का एनिमेशन स्टाइल है जो पूर्व निर्धारित है, यानी पहले से उपस्थित है। RJ45 यूटीपी अनट्विस्टेड पेयर केबल में केबल होती है। RJ45 यूटीपी केबल में डैश केबल्स होती है। कितनी केबल होती है पता होना चाहिए आपको दोस्तों। रजिस्टर्ड जैक 45 यानी कनेक्टर है। यूटीपी और एसटीपी दोस्तों अनट्विस्टेड और ट्विस्टेड पेयर केबल होती हैं दोस्तों। यहाँ पर 4 पेयर होते हैं दोस्तों, यानी दो दो तारों के 4 जोड़े होते हैं यूटीपी केबल में। 4 जोड़े आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी डेटा संरचना पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त है। दोस्तों एक टॉपिक आता है डेटा स्ट्रक्चर में पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स। दोस्तों ये एक प्रकार की प्रक्रिया है कि बाद वाला डेटा और पहले वाला डेटा, पोस्ट और प्री। तो इस प्रकार का जो डेटा है वो डेटा स्ट्रक्चर के एक टॉपिक है, डेटा स्ट्रक्चर का एक चैप्टर है, स्टैग वहां से लिया गया है। तो कभी भी पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनता है पेपर में तो आप सीधे सीधे समझ जाएंगे। कुछ चुनिंदा टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के। लिंक लिस्ट है दोस्तों, स्टैग है, क्यू है, एरे है। तो स्टैग में पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स की बात होती है, इसीलिए इसका राइट आंसर है स्टैग ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कई सारे प्रश्न मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए या किसी भी प्रकार के प्रश्न के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन करके हमारे ग्रुप में आ सकते हैं। ये जितनी भी पीडीएफ्स हम लोग आपके लिए बनाते हैं, जितनी भी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है, यानी विभिन्न प्रकार के इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे वो निरंतर उस टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जाएंगे। कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भर्तियों में कंप्यूटर जो पूछा जाता है उसके लिए गूगल प्ले स्टोर पर बीटा एकेडमी का ऑफिशियल ऐप अवेलेबल है। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप लोगों को। वहां से गूगल प्ले स्टोर से आप बीटा एकेडमी का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं बहुत ही मिनिमल प्राइस में, जिसमें आपको टॉपिक वाइज ब्रीफ डिस्क्रिप्टिव आपको समझाया जाएगा। प्रत्येक टॉपिक के बारे में बेहतरीन क्लास अवेलेबल है दोस्तों उस प्लेटफॉर्म पर। और ऐसे निरंतर एमसीक्यू मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। आगामी परीक्षाओं में पूरे संपूर्ण भारत में विभिन्न प्रकार के ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें कंप्यूटर अब चरम पर आ रहा है दोस्तों। हर कंपटीशन एग्जाम्स में कहीं ना कहीं कंप्यूटर के प्रश्न अवश्य देखने को मिल रहे हैं और अब कई जगह क्वालिफाइंग नेचर हो गया है और कई जगह मैंडेटरी नेचर थे। कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जितनी भी सफल मदद होगी मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए तत्पर हाजिर हूं। कमेंट में अपना सुझाव देना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, ख्याल रखिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।